दूसरा नियम। इसको इलोग को एक बार देख लीजिए। देना पड़ेगा। मोशन मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है कि देखिए संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है, संवेग में जो परिवर्तन का दर मतलब संवेग में परिवर्तन का दर किसको बोलेंगे? जो संवेग में परिवर्तन हुआ एक निश्चित समय अंतराल में, तो उसका जो दर होता है तो वह किसके समानुपाती होता है बबुआ? संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? आरोपित बल के समानुपाती होता है। क्या होता है? आरोपित बल मतलब जो उस पर हम बल अप्लाई कर रहे हैं उसके समानुपाती होता है। वो कौन? संवेग में परिवर्तन की दर। और एक चीज और, इसकी दिशा किधर होगी? आरोपित बल की दिशा में होगी। इसकी संवेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ पर जो किसी वस्तु की जो दिशा होगी वह किधर होगी? जिधर हम लोग बल, जिस डायरेक्शन में हम लोग बल लगाएंगे उसी दिशा में वह क्या होगा? जाएगा। उसकी वेग की दिशा, गति की दिशा उसकी क्या होगी? उसी दिशा में जाएगी। मान लो कि हम इस पे बेंच पे हम आरोपित बल किधर लगा रहे हैं? आगे की ओर। तो वो वस्तु किधर जाएगा? पीछे की ओर, आगे की ओर जाएगा। ठीक है, इसी बात को लिखना है। पहले लिखिए न्यूटन का दूसरा गति नियम में लिखिए, संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर सिर्फ दर को मत लिखिएगा, परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मोमेंटम आरोपित बल के समानुपाती है होता है तथा संवेग में परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में होती है। तथा संवेग में परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में होती है। देखिए मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसमें जो संवेग में परिवर्तन की दर होगा, संवेग में परिवर्तन की दर होगा मतलब P1 संवेग नहीं संवेग संवेग अभी तुरंत पढ़ाए ना रे, पढ़ाए थोड़ा मतलब विस्तार से बताइए। संवेग किसको बोलते हैं? संवेग जो होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेलोसिटी का गुणनफल संवेग होता है। ठीक है, मतलब जो वस्तु का भार है, द्रव्यमान है, और वह जिस वस्तु से गति करा, दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? संवेग हो जाता है। यह क्या होता है? गति की, किसी वस्तु की गति की मात्रा होता है संवेग। न्यूटन का थर्ड लॉ तो मतलब ये कहता है, अभी पहले सेकंड लॉ पढ़ना रे। वही सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है, इस पर जो हम लोग बल आरोपित किए, अप्लाइड फोर्स किए, वह किसके समानुपाती होता है? संवेग में। इसमें जो बल के कारण जो संवेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि बल लगाएंगे तो हम उसकी दिशा को बदल सकते हैं, गति को बदल सकते हैं, और गति बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा। तो संवेग में आरोपित बल के कारण जो संवेग में परिवर्तन का दर है, मतलब संवेग में परिवर्तन का दर क्या होगा? dP/dt। संवेग में परिवर्तन का दर जो होगा वह किसके समानुपाती होगा? आरोपित बल के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? आरोपित बल के समानुपाती होगा। यहाँ हम देख लेते हैं, यदि dP/dt क्या है, इसको क्या बोलेंगे? संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर और F बराबर क्या हो जाएगा? आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स। तब F जो होगा, F किसके समानुपाती होगा रे बबुआ? F डायरेक्टली dP/dt के बराबर। संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती कौन होगा? अप्लाइड फोर्स। यानी कि F जो होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? dP/dt के। जब समानुपाती का सिंबल हटाते हैं तो क्या देते हैं? इक्वल, और उसके साथ कांस्टेंट देते हैं K dP/dt। यदि देखिए यहाँ पर, यदि dP/dt
को हम लोग क्या ले लिए 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यदि इसको यूनिट ले ले और फोर्स को भी और आरोपित बल को भी क्या ले ले 1 न्यूटन, तब यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो के का मान क्या हो जाएगा 1। जब के का मान 1 हो जाएगा तो एफ बराबर क्या होगा बताइए तो, तब एफ बराबर 1 न्यूटन। सर उसका वैल्यू 1 का क्यों होगा? अरे मान लो रे भाई, अरे के का इसका वैल्यू हम लोग 1 ले लिए, इसका लेट मान लिए हैं लेट में कि डी मतलब संवेग में परिवर्तन की दर कितना है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर नहीं समझे, कोष्ट में लिख दीजिए। वही बात तो लिखे हैं 1 kg मीटर, इसको पढ़ने आना चाहिए ना। हम अब क्या लिखेंगे 1 और 1 कोई का जी का kg, ऐसे नहीं होता। इसको पढ़ने आना चाहिए आपको कि संवेग में परिवर्तन का दर जो लिए हैं वो क्या 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बल का मान क्या है 1 न्यूटन है। तब के बराबर क्या हो जाएगा 1। तब एफ बराबर क्या हो जाएगा dp अपॉन dt। हैंड प्रूफ कैसे हो जाएगा, ये तो संवेग में परिवर्तन का दर हुआ रे। अभी देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि वी नो दैट हम लोग जानते हैं सिंस p इज इक्वल टू क्या होता है m v होता है ना रे, p m v स्क्वायर कैसे हो जाएगा, मतलब सूत्र याद कर। तो p बराबर क्या होता है अभी तुरंत बताए ना m v। तो यहाँ पर देखिए p का वैल्यू अब इसमें पुट कर दीजिए, किसमें इसमें। तब f बराबर क्या होगा d अपॉन dt, डीपी अपॉन dt ना, हाँ डीपी अपॉन dt ना। p के जगह अब ये रखेंगे रे। ओ हां, तो क्या होगा m v v। अब देखिए अभी वेक्टर हम हटा के चल रहे हैं, या वेक्टर रखेगा तो रख दे बबुआ। तो फोर्स को पकड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए गुना में है, हां गुना में है तो ये बाहर आ जाएगा, यस सर। आ जाएगा ना। हाँ। तो क्या होगा f बराबर mv। ये गुना में है, दोनों दो फंक्शन गुना में है। और तो अलग पहले को छोड़ करके दूसरे दूसरा वाले का आएगा, दूसरे को m पहला को छोड़ दिए dv अपॉन dt v प्लस दूसरे को छोड़ दिए तो v v को छोड़ दिए dm अपॉन dt। मास तो क्या रहेगा इसका कांस्टेंट, 0 हो जाएगा वो। मास कांस्टेंट रहेगा क्योंकि m इज इक्वल टू द्रव्यमान कहीं बदलेगा रे, लेकिन हाँ? अब से बदलता भी है। बदलता है तो किस कंडीशन में जा करके, जब लाइट के स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करवाते हैं। तो यहाँ तो लाइट के स्पीड से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर f इज इक्वल टू क्या होगा F is equal m इंटू डी वी अपॉन dt dt, और कांस्टेंट का dc का होता है 0, और 0 इंटू v क्या हो जाएगा 0। ये 0 हो गया। अब देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो यहाँ पर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू a। यही होता है इसका फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला m इंटू a होता है। यहाँ से बल का व्यंजक निकलता है। और यहाँ पर अभी आप लोगों को एक चीज और देखना है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम वेलोसिटी को कांस्टेंट करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, ये पहले यहाँ तक लिखिए, ये यहाँ तक लिखिए जल्दी से। हाँ, यदि देखिए उसी में है रे। अब पहले हम किसको कांस्टेंट रख के चले थे, द्रव्यमान को कांस्टेंट रखे थे ना। अब इसमें किसको कांस्टेंट रखेंगे, वेलोसिटी को, वेग को कांस्टेंट। यदि v बराबर क्या हो कांस्टेंट हो, तब क्या होगा f इज इक्वल टू क्या होगा, तो v बात इसमें जैसे क्या v बाहर आ जाएगा, v कांस्टेंट है तो v बाहर आया, और m का क्या होगा dm अपॉन dt। ये कांस्टेंट है, है ना, dm अपॉन dt। ये वेरी कर रहा है। ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे बताइए तो, ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, कन्वर्जर बेल्ट के केस में। किसके केस में, कन्वर्जर बेल्ट के केस में। यह फॉर्मूला का, इस सूत्र का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, मतलब अगर यदि लगातार बॉडी को क्या कराया जा रहा है, अच्छा बॉडी के मास को वेरी कराया जा रहा है, एक ही जगह पे सब मूव कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हाँ, यह कन्वर्जर मतलब यह सूत्र किसके लिए यूज होगा रे बाबू, कन्वर्जर बेल्ट के लिए। टैंक वाला क्या होता है, टैंक का जो बेल्ट होता है, कन्वर्जर बेल्ट अरे आप इंग्लिश में समझते हैं के रूप में यूज किया जाता है, यूज पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये हम डिफरेंशियल टर्म में हम कर दिए हैं इसका प्रूफ।
अब देखिए इसका सिंपल टर्म में हम प्रूव करके दिखाते हैं, जल्दी से इसको लिखिए सर, मतलब अदर तरीके से इसको प्रूव करके दिखाते हैं। दूसरा तरीका से हम वही बोल रहे हैं। यदि P बराबर क्या चीज है, प्रारंभिक संवेग है, क्या है, प्रारंभिक संवेग। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम। हाँ, मोबाइल आगे में शुरू होता P1 है और P2 क्या है रे बबुआ, अंतिम संवेग। क्या है, है। अंतिम संवेग, अंतिम संवेग। और D बराबर क्या है, टेंशन। टाइम, टेंशन, समय। तब देखिए एक चीज, वह जो अप्लाइड हुआ फोर्स होता है वह क्या होता है, किसके समानुपाती होता है रे बबुआ, किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अगर यदि संवेग में परिवर्तन का दर निकाले तब संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है रे बबुआ, P2 माइनस P1, यही हो रहा है, P2 माइनस P1, संवेग में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए सर, माइनस से क्या होगा, बीच में प्लस हो जाता है, तो परिवर्तन तो किसी तरह से होता है। परिवर्तन किसी तरह से हो सकता है। मतलब अच्छा हम आप में अगर यदि परिवर्तन पूछे, हाँ, ठीक है, तो आप अपना परिवर्तन कैसे बताइएगा। हम पहले नहीं, आप खड़े हैं, मेन परिवर्तन होता है। आप अगर यदि पहले मेजर किए अपने बॉडी को, हम कितना है 165 सेंटीमीटर मान लो या 170 मान लो, 170 सेंटीमीटर है। हम अगर यदि 5 दिन बाद या 10 दिन बाद बन बिटा खा करके थोड़ा सा और अपनी हाइट को एकदम जम तम मार करके थोड़ा सा हाइट को बढ़ा लिए, तो कितना हुआ हमारा 172 हो गया। कितना हो गया, 172। तो हमारे बॉडी में कितना परिवर्तन हुआ, कैसे निकालिएगा। घटा के आपके बॉडी, हमारे बॉडी में पहले 170 था समझ गए सर। और हमारा बॉडी अभी 172 का कर रहा है, तो परिवर्तन कितना हुआ। हम समझे सर, उसको जब बढ़ गया तो जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए तुम चुप हो, हम सर से पूछे। देखिए F बराबर तब क्या होगा, तब आरोपित बल बराबर क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर जैसे आ गया तो समझ लो किससे भाग देना है, समय से भाग देना है। जैसे दर आ जाएगा, जहां भी दर आ जाएगा उसको हम लोग किससे भाग देंगे, समय से, ये याद रखना। तो यहाँ पर देखिए F इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, P2 माइनस P2 माइनस P1 बट्टा क्या हो जाएगा, T। सब वेक्टर यहाँ देखिए F इज इक्वल टू क्या होगा, P1। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम MV1 MV2। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए क्या, कंजर्वेशन मोमेंटम सब लगा है। अभी यहाँ देखिए P2 के जगह क्या रखेंगे, M1 V2 रखेंगे ना। मान लीजिए कि MV1 आप कैसे समझेंगे, M द्रव्यमान गुना वेग बराबर क्या होता है, संवेग। प्रारंभिक संवेग था तो प्रारंभिक वेग उसका क्या था, V1, और अंतिम वेग क्या था उसका, V2। तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, M इंटू V2। प्रारंभिक संवेग क्या होगा, M इंटू V1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, MV2 अब कहिएगा सर M2 काहे नहीं लगा है, तो M2 के वही उसी ऑब्जेक्ट का ना देख रहे हैं, मास कहीं चेंज होगा रे उसी ऑब्जेक्ट का, इसीलिए M कांस्टेंट है। MV2 माइनस MV1 बाय अपॉन T। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, M कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, V2 माइनस V1 अपॉन T। अब ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, त्वरण का है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम कहाँ था इतना दिन से, F इज इक्वल टू क्या आ गया, MA आ गया। क्या ये जनरल तरीके से बता दिए ना, आसान, डिफरेंशियल के टर्म में तो नहीं है, डिफरेंशिएशन के टर्म में भी बता दिए, इस टाइप से भी, दोनों टाइप से आप लोगों को बता दिए। और आप लोग अब जिस तरीके से बनाना चाहें आप उस तरीके से बना सकते हैं। और